नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। गौतम बुद्ध नगर के कासना इलाके में एक युवक ने 5 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। पुलिस की मुठभेड़ में गोली से घायल। दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां रवाना। गाजियाबाद में रहा अव्यवस्था का माहौल। मतदान और मतगणना को लेकर गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने किया रूट डायवर्जन। गौतम बुद्ध नगर में कासना इलाके में एक व्यक्ति ने 5 साल की मासूम का अपहरण कर लिया। वो उसको लेकर शमशान घाट के पास गया। आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश में 5 टीमें लगाई थी। एक टीम की उसके साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कस्बा कासना में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची को टीपू सुल्तान नाम का एक व्यक्ति रात को उठा कर ले गया। बताया जाता है कि लड़की को लेकर वो शमशान घाट के पास पहुंचा। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को धमकाया कि अगर उसने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी तो वह उसकी और उसके परिजनों की हत्या कर देगा। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि बच्ची ने आप बीती अपनी मां को बताई। बच्ची की मां ने घटना की शिकायत थाना कासना पुलिस को की। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कल रात थाना कासना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिया द्वारा बताया गया था कि उनकी लड़की, जो कि एक माइनर है, के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत हुआ था और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम्स का गठन कर दिया गया था। आज सुबह दाड़ा गोल चक्कर के पास अभियुक्त को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। उसकी तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी भागने के प्रयास में है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस से घेरा देखकर आरोपी ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और वो एक फैक्ट्री में काम करता था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कल 11 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। गाजियाबाद में जिलाधिकारी आर.के. सिंह की देखरेख में पूरी प्रक्रिया हुई। नगर निगम के लिए 63 काउंटर बनाए गए थे। गर्मी की वजह से वहां के कर्मचारी बहुत परेशान रहे। इसके अलावा ईवीएम बड़ी तादाद पर खराब मिली। इनको लेकर भी कर्मचारियों की नोकझोंक होती रही। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर से पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में ईवीएम खराब मिली, जिनको लेकर हंगामा होता रहा। महिला कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दी। आप बाहर अपनी गाड़ी लगा के बैठिए, ठीक है ना। 1 घंटा रुक जाएंगे, जब भीड़ कम होगी सुनेंगे, अभी नहीं सुन पाएंगे। तपती धूप ने कर्मचारियों की टेंशन को बढ़ा रखा था। इस दौरान एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि ईवीएम की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। कुल 1264 बूथों पर महापौर तथा पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव होना है, जिनके लिए कुल 50 टेबल से वितरण किया जा रहा है। ईवीएम मशीनों के साथ थोड़ा ये दिक्कत रहती है, कई बार ट्रेनिंग का अभाव रहता है और कई बार मशीनें खराब होती हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है विदिन टाइम। कई बार चुनाव के दौरान भी मशीनें खराब होती हैं, उनको भी रिप्लेस करते हैं। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा मैंने अभी अपील की है कि धैर्य बनाएं। कुछ 25-30 मशीनें खराब हैं, क्योंकि 3000 के आसपास मशीनें हम आज डिस्पैच कर रहे हैं, तो उसमें इतना खराब होने की बिल्कुल संभावना है। अव्यवस्था का आलम यह था कि यही पता नहीं चल पा रहा था कि किसको जाना कहाँ है। हर काउंटर पर भारी भीड़ मौजूद थी। खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। अव्यवस्थाओं को देखकर कर्मचारियों के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा रही थी, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर नहीं था। यहाँ से नगर निगम के 100 वार्डों के लिए दासना और खोड़ा नगर पालिका के लिए भी पार्टी भेजी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम आर.के. सिंह, डीसीपी निपुण अग्रवाल, एसडीएम विनय कुमार ने कमला नेहरू नगर स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ नगर निगम के 63 काउंटर बनाए गए थे। खोड़ा के लिए 9, दासना के लिए 2 काउंटर थे। कर्मचारियों की भारी भीड़ के सामने यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कड़ी धूप में कर्मचारियों को घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिला कर्मी अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी। चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी तैनात किया गया है। यहाँ से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर पहुंची हैं और कल सुबह 7 बजे मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पहले मतदान और फिर मतगणना को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। डायवर्जन 11 मई की शाम 5 बजे से लागू होगा। 13 मई को सुबह 5 बजे से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा।
चुनाव के बाद मतपेटियों को जमा करने और मतगणना को देखते हुए गाजियाबाद यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। 11 मई को मतपेटी जमा करने के लिए शाम 5 बजे से यातायात डायवर्ट कर दिया जाएगा। हापुड़ चुंगी से गोविंदपुर महाराज मंडी की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्ण तरह बंद रहेंगे। सभी वाहनों हापुड़ चुंगी से डायमंड तिराहा, आत्माराम स्टील तिराही होते हुए NH9 पर जाएंगे। हापुड़ चुंगी से LT की ओर का रास्ता खुला रहेगा। डासना पुल से हापुड़ चुंगी की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ये सभी वाहन NH9 से होते हुए आगे बढ़ेंगे। 13 तारीख को मतगणना के दौरान हापुड़ चुंगी से गोविंदपुर महाराज मंडी की ओर सुबह 5 बजे से ही यातायात बंद कर दिया जाएगा। सभी वाहन हापुड़ चुंगी से डायमंड और हापुड़ चुंगी से LT की ओर जाएंगे। डासना पुल से हापुड़ चुंगी की ओर भी सभी प्रकार के वाहनों का 13 तारीख को पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बिजलीघर तिराहा कमरों नगर से CBI एकेडमी NDRF की ओर छोटे वाहन आवागमन कर सकेंगे। मतगणना में आने वाले एजेंटों, मीडियाकर्मियों, पुलिसकर्मियों के वाहनों को पार्क किया जाने की व्यवस्था गोविंदपुरम पुलिस के पीछे स्थित पुलिस लाइन डंपिंग ग्राउंड में गेट नंबर 3 से की गई है। मतगणना एजेंट, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी यहां तक अपने वाहन से आ सकेंगे। लोनी में भी 11 तारीख और 13 तारीख को इसी तरह रूट डाइवर्ट रहेगा। वहाँ गाजियाबाद से लोनी तुरहे की ओर जाने वाले वाहन बंथला पुल से चिरोड़ी मार्ग होकर निकलेंगे। बागपत से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। ये वाहन पुस्ता मार्ग से खजूरी होकर दिल्ली की ओर जाएंगे। लोनी तिराहा से बलराम नगर के मध्य मार्ग के दोनों साइड सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के दिन गाजियाबाद से लोनी तिराहा जाने वाले वाहन नहीं चल सकेंगे। बागपत की तरफ जाने वाले वाहनों को बलराम नगर कट से नसबंदी चौराहा होते हुए आगे जाना होगा। बागपत की ओर से आने वाले वाहन लोनी कस्बा की ओर से नहीं जा सकेंगे। ये सभी वाहन खजूरी से होकर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में मेयर सीट पर कड़ा मुकाबला है। ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी में कड़ा संघर्ष है। कहीं कहीं बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। इस चुनाव में सर्वाधिक प्रतिष्ठा नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशियों पर है। वर्ष 2017 में नगर निगम चुनाव में भाजपा के हाथ से मेरठ और अलीगढ़ ये दोनों सीट निकल गई थी। दोनों पर बसपा जीती थी। इन दोनों सीटों को जीतना भाजपा के लिए चुनौती है। दूसरे चरण में शाहजहाँपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। पहले यहाँ सपा का दबदबा रहा है। शाहजहाँपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के पिछले 4 चुनाव में साइकिल ने अपना लोहा मनवाया है। भाजपा ने शाहजहाँपुर में सपा की महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को अपना महापौर उम्मीदवार बनाकर दांव चल दिया है। देखना यह है कि दांव कितना कारगर होगा। पिछले चुनाव में अयोध्या और बरेली में भी भाजपा मामूली अंतर से जीत पाई थी। कानपुर और बरेली को छोड़ दें तो सभी सीटों पर भाजपा ने नए उम्मीदवार उतारे हैं। गाजियाबाद में पिछली बार भाजपा ने एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार उसे गाजियाबाद सीट पर अंदर खाने बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 25 ऐसे वार्ड हैं जहां भाजपा के बागी लड़ रहे हैं। इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पार्टी के पास अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। यहाँ समाजवादी पार्टी से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज यूपी में रामपुर की स्वार सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है। स्वार सीट पर भाजपा गठबंधन से अपना दल S के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान की रफ्तार यहाँ सुबह से ही काफ़ी कम रही और देर शाम तक मात्र 38 से 40% तक मतदान होने की ही सूचना है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। यहाँ सपा नेता आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ ही भाजपा गठबंधन की भी इज्जत लगी हुई है। उपचुनाव में अपना दल S का प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन भाजपा उसके साथ है। निकाय चुनाव की वजह से इस उपचुनाव का शोर कुछ कम सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका परिणाम जो भी होगा उसका असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। अल्पसंख्यक बहुल स्वार विधानसभा सीट में 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खां के पुत्र अब्दुल आजम ने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद की कोर्ट से 2 साल की सज़ा मिलने के बाद 15 फरवरी 2023 को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद इस सीट पर कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के साथ उपचुनाव कराए जाने का आयोग ने ऐलान किया था। कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया। अपना दल S ने स्वार से पूर्व पालिका अध्यक्ष शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है। सपा ने आखिरी वक्त पर अपने पत्ते खोले और नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से आधा घंटा पहले ही अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाया गया था।
अपना दल से मुस्लिम और सपा से हिंदू उम्मीदवार के मैदान में से इस सीट के सियासी समीकरण बदल गए हैं। भाजपा और सपा के वरिष्ठ नेताओं ने उपचुनाव में प्रचार करने से दूरी बनाए रखी थी। यहाँ उपचुनाव में सुबह से ही मतदान काफ़ी सुस्त दिखाई दिया। दोपहर आते आते मात्र 30% तक मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी इंटेलिजेंस के पास ये सूचना है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई महिला और स्टूडेंट विंग के सहारे अपनी ताकत बढ़ाने के प्रयास में है। उत्तर प्रदेश में भी महिला विंग की सक्रियता नजर आ रही है। हाल ही में हुई पूछताछ से ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संगठन भी एटीएस की जांच के दायरे में आ गए हैं। पीएफआई की योजनाओं की तह तक पहुंचने के लिए एसडीपीआई समेत कुछ अन्य संगठनों के सक्रिय सदस्यों की गतिविधियों की छानबीन की जा रही है। केरल महिला वुमेन फ्रंट की तरह उत्तर प्रदेश में भी इस संगठन की सक्रियता नई सिरे से देखी जा रही है। एटीएस ने 20 जिलों के जिन 70 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, उन्होंने कुछ अन्य संगठनों से भी अपने जुड़ाव की बात स्वीकार की है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद उसके सदस्यों का दूसरे संगठनों की मदद से अपनी सक्रियता को बनाए रखने का संदेह और गहरा गया है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब कई संगठनों से अपने पर्दे के पीछे से जुड़ाव को टटोल रही हैं। पीएफआई ने अपने महिला और स्टूडेंट फ्रंट भी बनाए, जिनकी यूपी में भी काफ़ी सक्रियता दिखाई दी है। सूत्रों का कहना है कि महिलाओं की भूमिका को लेकर भीतरखाने जांच चल रही है। हालांकि अधिकारी अभी इसको लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। दरअसल प्रतिबंध से पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पीएफआई की जिला कार्य समिति काम करती रही है। ऐसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से लखनऊ और कानपुर में, वाराणसी, अलीगढ़ में भी इनकी सक्रियता रही है। हाथरस कांड के बाद उत्तर प्रदेश में जाति और सांप्रदायिक हिंसा की साजिश के मामले में एसटीएफ ने फरवरी 2021 में केरल से पीएफआई की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ को गिरफ्तार कर लिया था। 70 संदिग्धों से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी लोगों से सवाल जवाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह पर नगर पालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी के पति को पीटने का आरोप लगा है। घटना के बाद से वहां स्थिति तनावपूर्ण है। चुनाव को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों से भारी पुलिस बल मंगाया गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले अमेठी के गौरीगंज नगर पालिका में माहौल तनावपूर्ण हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह पर गौरीगंज नगर पालिका की प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को कोतवाली के अंदर मार पीटने का आरोप लगा है। सपा विधायक मंगलवार शाम से ही कोतवाली में धरने पर बैठे थे। सपा विधायक का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के पति दीपक अपने समर्थकों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पीट रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसे लेकर वो धरने पर बैठे थे। उसके बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी दौरान दीपक सिंह गौरीगंज कोतवाली पहुंचे, जहां पहले से ही सपा विधायक और उनके समर्थक थे। यहां उनका विवाद हो गया। दीपक सिंह को किसी तरह बचाकर कोतवाली के अंदर लाया गया। स्थिति बिगड़ती देख कई और थानों की पुलिस भी बुला ली गई। यहां दोनों पक्ष मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े रहे। कल मतदान होना है, इसलिए भी स्थिति को ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि व्यवस्था को संभाल लिया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बयान दिया है कि दीपक सिंह अपराधी हैं। गौरीगंज में 4 दिन से गुंडागर्दी चल रही थी। उन्होंने कई लोगों पर हमला किया था। रात भर थाने में बैठने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस दीपक को संरक्षण दे रही है, इसीलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास के तमाम शहरों की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।